हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ द डाइसेक्टेड ट्रूथ। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ हार्ट का पार्ट 2। सो हार्ट डेवलपमेंट हम पहले से पढ़ चुके हैं, राइट? तो अब हम पढ़ेंगे वैस्कुलर डेवलपमेंट। दैट मींस ब्लड वेसल्स कैसे डेवलप होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक्स ऑल्सो। सो इस लेक्चर में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। स्टार्टिंग विद द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का मतलब है हम बात करेंगे एसए नोड, एवी नोड और एवी बंडल एंड ऑल द अदर कंडक्टिंग टिश्यूज जो हार्ट को सिग्नल पहुंचाते हैं हार्ट बीट करने के लिए। सो जब हार्ट डेवलप हो रहा होता है तो जितने भी मायोकार्डियल सेल्स होते हैं, जो भी सेल्स हैं जो हार्ट डेवलपमेंट करने वाले हैं, इनिशियली उन सभी सेल्स के पास पेसमेकर एक्टिविटी होती है। यानी वो सारे ही सेल्स हार्ट के बीटिंग के लिए सिग्नल प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो सारे ही सेल्स सिग्नल प्रोड्यूस करके हार्ट बीट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट मीन्स हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग एट अप्रोक्स 21 days ऑफ जेस्टेशन। पेसमेकर एक्टिविटी सारे सेल्स के पास है। देन धीरे धीरे क्या होता है, जो पेस मेकर एक्टिविटी होती है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द कॉर्डल पार्ट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ट्यूब। अब तुम याद करो, हमने हार्ट डेवलपमेंट पहले पढ़ा है जिसमें हमारी हार्ट ट्यूब होती है, जिसमें सारे पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं। और जो कॉर्डल पार्ट है, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, वो है साइनस विनोसस। बताओ, है? तो अब साइनस विनोसस वाले पार्ट में पेसमेकर एक्टिविटी आ गई है, बाकी और किसी सेल के पास नहीं है। देख रहे हो? देन यू नो दिस थिंग कि फोल्डिंग ऑफ हार्ट होगा और जो साइनस विनोसस, राइट हॉल ऑफ साइनस विनोसस वाला पार्ट है, वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा राइट एट्रियम में। एंड दैट्स वेयर एसए नोड इज प्रेजेंट। दैट मीन्स अब जो पेसमेकर एक्टिविटी है, जो एक्चुअल नोडल टिश्यू हमारे पास होगा, ऐसे नोड, इट इज प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम। मेक सेंस? ठीक है। सो नाउ पेसमेकर टिश्यू लाइज नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना केवा। तो अब सुपीरियर वीना केवा के पास वाली, मतलब तुम ये बोलो, इट लाइज नियर द सुपीरियर वीना केवा। फाइन। near the opening of superior vena cava in the right atrium. That's where SA node is. Then AV node, because it is known as atrioventricular node, it is also a collection of cells located around the atrioventricular canal. जब हार्ट ट्यूब में एट्रियम और वेंट्रिकल वाला पार्ट जहां मिलता है, द एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल, वहीं पे एवी नोड वाला टिश्यू स्टार्ट होता है बनना और वहीं पे प्रेजेंट होता है। इट the cells come together to form AV node. सो ऐसे नोड भी हो गया, एवी नोड भी हो गया। और सिग्नल्स तुम्हें पता है कैसे ट्रेवल करते हैं, फ्रॉम ऐसे नोड टू एवी नोड, देन टू एवी बंडल। देन दिस बंडल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू ब्रांचेस। वन इज लेफ्ट बंडल ब्रांच, द अदर वन इज राइट बंडल ब्रांच। एंड उसके बाद दोनों डिवाइड होते हैं इनटू परकिंजे फाइबर्स, जो दोनों ही वेंट्रिकल्स को पूरी तरीके से कवर करते हैं और वेंट्रिकल्स को सिग्नल देते हैं कि अब आप भी कॉन्ट्रैक्ट करो। गॉट इट? अब मेन चीज ये देखो कि जो भी हमारा नोडल टिश्यू था, ये नर्वस टिश्यू है ही नहीं। ये सिग्नल ले जा रहा है, सिग्नल आगे पास ऑन कर रहा है, लेकिन ये नर्वस टिश्यू नहीं है। ये कहां से बना? ये चीज ध्यान रखने वाली है कि मायोकार्डियल सेल्स ही नोडल टिश्यूज या फिर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इज इट गुड? चलें आगे। देन जो पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक फाइबर्स आएंगे नर्वस सिस्टम से,
वो एसए नोड पे ही टर्मिनेट हो जाएंगे, बिकॉज दे आर कंट्रोलिंग द एसए नोड ओनली, एंड दे कैन रेगुलेट हार्ट रेट। समझ रहे हो? एसए नोड का काम है हार्ट बीट का सिग्नल स्टार्ट करना। वो जो हार्ट बीट करने का सिग्नल है ना, वो ब्रेन से नहीं आ रहा है, वो खुद ही एसए नोड स्टार्ट कर रहा है। लेकिन एसए नोड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मतलब अगर हमारा ब्रेन चाहे, जो कि इनवॉलेंटरीली होगा, तो हमारा ब्रेन इनवॉलेंटरी कंट्रोल रखता है हार्ट के ऊपर, जिसमें का हार्ट रेट, हार्ट बीट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। तुम्हारी बॉडी में क्या एक्टिवेटेड है उस समय पे, उसके हिसाब से तुम्हारा हार्ट रेट डिसाइड होगा। गॉट इट? चलें आगे। तो आगे चलते हैं। देर इज अनदर लाइन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TBX3 inhibits differentiation of primary myocytes to ventricular muscle cells and allow them to differentiate into conducting system। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मायोसाइट्स को मसल बनने से पहले या मसल बनने से रोकता है, और उन सेल्स को कंडक्टिंग सिस्टम बनाने के लिए सिग्नल करता है। डन? शुड बी मूव फॉरवर्ड? क्योंकि अब जो पार्ट आने वाला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट अस स्टार्ट विद वैस्कुलर डेवलपमेंट, इन विच जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये दो मैकेनिज्म्स से बनती हैं। One mechanism is vasculogenesis, the another mechanism is angiogenesis। जो वैस्कुलोजेनेसिस है उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से कुछ सेल्स होते हैं एंड वो ब्लड वेसल बनाने में हेल्प करते हैं। सो एज यू कैन सी, ब्लड वेसल अराइज फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एंजियोब्लास्ट्स। तो एंजियोब्लास्ट्स इकट्ठे होंगे और उससे ब्लड वेसल बनेगी। मेजर ब्लड वेसल्स ऐसे ही बनती हैं जैसे डोर्सल एओर्टा, कार्डिनल वेन्स। दे बोथ अराइज फ्रॉम वैस्कुलोजेनेसिस। एंड जो दूसरा प्रोसेस है एंजियोजेनेसिस, इसमें पहले से बनी हुई ब्लड वेसल्स से दूसरी ब्लड वेसल्स अराइज करती हैं, मतलब उसी से ब्रांच आउट होती हैं एक तरीके से। सो दैट इज एंजियोजेनेसिस। एंड ऑल द रिमेनिंग वैस्कुलर सिस्टम जितना भी होगा अब, वो एंजियोजेनेसिस से ही बनेगा। इज इट गुड? व्हाट डू यू थिंक? चलें आगे। देन यू ऑलरेडी नो कौन सा ग्रोथ फैक्टर ब्लड वेसल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, VEGF। चलें आगे। So now starting with arterial system, development of arterial system। ध्यान से सुनना इसको। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ वीक, हमारे सर्वाइकल रीजन में, एम्ब्रियो के सर्वाइकल रीजन में कुछ फेरेंजियल आर्चेस डेवलप होते हैं। दीज आर द फेरेंजियल आर्चेस। एक डायग्राम तो था फेरेंजियल आर्च वाला। खो गया, खो गया। ढूंढ रहे, ढूंढ रहे, ढूंढ रहे। भाई ये तो गलत बात है, मुझे नहीं खेलना। रुको मैं दिखा देती हूँ। फेरेंजियल आर्चेस डेवलप होती हैं, इतना क्या हो गया। देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले में लगा होगा फिर वो डायग्राम। हाँ, देखो, हियर एज यू कैन सी, दिस इज द डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो, एंड यहाँ पे ये फेरेंजियल आर्चेस डेवलप हो रहे हैं। So these are the pharyngeal arches that develop around fourth and fifth week of intrauterine life। So जब ये pharyngeal arches बनते हैं ना, तो हर एक फेरेंजियल आर्च को सप्लाई करने के लिए एक आर्टरी बनती है, एंड दैट आर्टरी अराइज फ्रॉम एओर्टिक सैक। दैट आर्टरी अराइज फ्रॉम एओर्टिक सैक। सी, देखो,
यहां देखो, ये है एओर्टिक सैक, यहां से ये आर्टरीज अराइज हो रही हैं। दीज आर दी आर्चेस ऑफ aortic arches, you can call them. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सब उन फेरेंजियल आर्चेस के थ्रू एंड थ्रू पास करेंगी। ठीक है, और पीछे जाके डोर्सल एओर्टा में ड्रेन करेंगी। चलेगा? सो देखो क्या लिखा है। When pharyngeal arches form during fourth and fifth week of development, each arch receives its own cranial nerve and its own artery. Then these arteries are aortic arches arising from aortic sac. Aortic arches are embedded in mesenchyme of pharyngeal arches and terminate in right and left dorsal aorta. मैंने बता दिया ये। In the region of arches, dorsal aorta remain paired. अब तुम देखो, जैसे मैंने बोला ना कि 6 pharyngeal arches हैं, तो ये जहां पे भी आर्चेस वाला रीजन है, वहां पे ये जो डोर्सल एओर्टा जा रही है, दिस वन, ये पेयर्ड है। एक राइट साइड पे है, एक लेफ्ट साइड पे है, बट उसके बाद ये दोनों मिल जाती हैं और एक सिंगल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, दैट देयर आर सम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स इन ईच pharyngeal arch contributing to coverings of the aortic arches. लाइक कौन सी कवरिंग बनाएंगे ये एओर्टिक आर्चेस की? स्मूथ मसल की कवरिंग होगी और कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होगी। एंड ऑल्सो दीज न्यूरल क्रेस्ट सेल्स रेगुलेट पैटर्निंग ऑफ दीज वेसल्स। ठीक है, नाउ लेट अस मूव फर्दर, आई विल टेल यू वन मोर थिंग। देखो, ये है एओर्टिक सैक, है ना? अब एओर्टिक सैक से एक राइट ब्रांच निकल रही है, एक लेफ्ट ब्रांच निकल रही है। तो ध्यान से सुनो, ये जो राइट ब्रांच है, ये आगे जाके ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक बनने वाली है। क्या बनने वाली है ये? ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। एंड दिस वन विल बिकम द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा। जो ये लेफ्ट साइड पे है ब्रांच इसकी, ये बनेगी प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा। तो देखो, मैंने बोला एओर्टिक सैक में से दो ऐसे हॉर्न निकल रहे हैं, एक राइट एक लेफ्ट। राइट वाला बनने वाला है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट वाला बनेगा प्रोक्सिमल सेगमेंट ऑफ एओर्टिक आर्च। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी और चीजें, तो ध्यान से देखना। ठीक है, ये डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम पे ही हमें फोकस करना है। तो अब जरा ध्यान से सुनो। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट जो फेरेंजियल आर्चेस बनती है ना, 6 बनती है। देर आर 6 फेरेंजियल आर्चेस, बट ड्यूरिंग डेवलपमेंट ओनली फिफ्थ फेरेंजियल आर्च डिसअपियर हो जाती है। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 5 फेरेंजियल आर्चेस, नेमली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स। क्योंकि फिफ्थ वाली फेरेंजियल आर्च डिसअपियर हो जाती है, दैट्स व्हाई वी आर ओनली लेफ्ट विथ 1 2 3 4 एंड 6। सो होता क्या है, अराउंड डे 27 फर्स्ट एओर्टिक आर्च एंड सेकेंड एओर्टिक आर्च ये दोनों ऑब्लिटरेट हो जाती हैं या डिसअपियर हो जाती हैं। एज यू कैन सी, अब ये यहां पे नहीं है, बट इनका जो भी रिमेनिंग पोर्शन होगा, इससे आर्टरीज बनेंगी। फर्स्ट एओर्टिक आर्च से बनती है मैक्सिलरी आर्टरी, एंड सेकेंड एओर्टिक आर्च से बनती है स्टेपीडियल एंड हायोइड आर्टरी। स्टेपीडियल एंड हायोइड आर्टरी। फर्स्ट एओर्टिक आर्च से मैक्सिलरी आर्टरी बनती है, सेकेंड एओर्टिक आर्च से स्टेपीडियल एंड हायोइड आर्टरी बनती है। थर्ड एओर्टिक आर्च से क्या बनता है? थर्ड एओर्टिक आर्च से बनती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। थर्ड एओर्टिक आर्च से बनती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड इनिशियल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी।
ठीक है। देन बाकी का पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज फॉर्म्ड बाय डोर्सल एओर्टा। ध्यान से देखो, ये डोर्सल एओर्टा वाला पोर्शन ही है। कुछ समझे? सो थर्ड एओर्टिक आर्ट से बनती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड इनिशियल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, बिकॉज रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज फॉर्म्ड बाय डोर्सल एओर्टा। ठीक है। देन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कैसे बनती है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज फॉर्म्ड बाय अ स्प्राउटिंग फ्रॉम थर्ड एओर्टिक आर्च। जैसे ये थर्ड आर्च थी, इससे ये स्प्राउट होके एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बनती है। फाइन, थर्ड तक हो गया। चलें आगे। नाउ फोर्थ एओर्टिक आर्च विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फोर्थ एओर्टिक आर्च से राइट साइड पे बनती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी। देख रहे हो क्या बन रही है? राइट सबक्लेवियन आर्टरी, इनिशियल पार्ट ऑफ राइट सबक्लेवियन आर्टरी बोल सकते हो। एंड ऑन द लेफ्ट साइड क्या बन रहा है? फोर्थ एओर्टिक आर्च से ऑन द लेफ्ट साइड वी आर गेटिंग आर्च ऑफ एओर्टा। अब एक बात मैं फिर से याद दिला दूं कि मैंने बोला था एओर्टिक सैक के दो हॉर्न्स हैं, राइट हॉर्न लेफ्ट हॉर्न। राइट हॉर्न से ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी बनती है, लेफ्ट हॉर्न से इनिशियल पार्ट ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा बनता है। ठीक है। अब फोर्थ एओर्टिक आर्च से पूरा ये बना है आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है। और फोर्थ एओर्टिक आर्च से ऑन द राइट साइड बनी है राइट सबक्लेवियन आर्टरी। चलेगा? चले आगे। नाउ मूविंग ऑन। फिफ्थ एओर्टिक आर्च पहले ही डिजेनरेट हो गई, ऑब्लिटरेट हो गई या चली गई। फिफ्थ वाली का कोई काम नहीं है, क्योंकि फिफ्थ फेरेंजियल आर्च भी डिसअपियर हो जाती है, फिफ्थ एओर्टिक आर्च भी डिसअपियर हो जाती है। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद सिक्स्थ aortic arch. Again, sixth aortic arch will form the pulmonary artery. On the right side, right pulmonary artery. On the left side, left pulmonary artery. But the main thing is, on the left side, this pulmonary artery has a connection with arch of aorta, and this connection is known as ductus arteriosus. क्या बोलते हैं इस कनेक्शन को? वी कॉल इट डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है। ये डक्टस आर्टेरियोसस बाद में ऑब्लिटरेट होगा और ये बन जाएगा लिगामेंटम विनोसम। कुछ गलत बोल दिया ना मैंने, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, सॉरी। ठीक है, ये बनेगा लिगामेंटम आर्टेरियोसम। फाइन। क्या हम आगे चलें? क्या हमें इतनी बातें समझ में आती हैं? नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। होता ये है कि तुम्हें ये दिख रहा होगा, ये है डोर्सल एओर्टा, राइट डोर्सल एओर्टा, लेफ्ट डोर्सल एओर्टा। तो ये जो डोर्सल एओर्टा होता है, इसकी ना एक ब्रांच होती है दोनों तरफ, दैट इज सेवेंथ सेगमेंटल आर्टरी। डोर्सल एओर्टा की ब्रांच है, क्या नाम है इसका? सेवेंथ सेगमेंटल आर्टरी। इट फॉर्म्स the distal portion of subclavian artery on both the sides. It forms distal portion of subclavian artery on both the sides. Also, as you can see, the dorsal aorta on the right side between the seventh segmental artery and its junction, यहाँ पे जंक्शन होता ना राइट और लेफ्ट का, सो बिटवीन दिस पोर्शन द डोर्सल एओर्टा is also obliterated or disappeared or whatever you want to call it. डन। अब जो जो बातें मैंने बताई हैं देखो, यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट सेकंड aortic arch disappear by day 27, but their small portion persist as maxillary artery, hyoid and stapedial artery.
थर्ड एओर्टिक आर्च बिकम्स कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड फर्स्ट पार्ट और इनिशियल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, क्योंकि बाकी का बचा हुआ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनाएगा क्रेनियल पोर्शन ऑफ डोर्सल एओर्टा, एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी थर्ड एओर्टिक आर्च से ही स्प्राउट होगी. Then fourth aortic arch on the left side forms the arch of aorta. On the right side forms the right subclavian artery, but only the proximal part of subclavian artery. Why? Because the distal part will be formed by seventh intersegmental artery. Can you see? Distal portion of right subclavian artery as well as left subclavian artery forms from seventh intersegmental artery on the respective sides. That means on both the sides. Then from fourth aortic arch on the right side, right subclavian artery is formed. From sixth aortic arch on left side, left pulmonary artery, right side, right pulmonary artery. And also left pulmonary artery is having a communication with the aorta by ductus arteriosus. Is it good? यहाँ तक सब क्लियर है? चलें आगे. Also, the right dorsal aorta is obliterated and left dorsal aorta persist. ठीक है. यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डोर्सल एओर्टा है, राइट साइड पे ये ऑब्लिटरेट हो गई है, ये मैंने बता दिया है. अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखना. सो दिस इज द मेन थिंग दैट हैपेंड, यू मस्ट नो. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. व्हाट आर द अदर चेंजेस? सो दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू. अच्छा हाँ, एक और चीज है. डोर्सल एओर्टा बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ एओर्टिक आर्च. देखना जरा, यहीं पे देख लो. Dorsal aorta between third and fourth aortic arch, known as the carotid duct, is also obliterated. Is it fine? Then ये मैंने पहले ही बता दिया है. Right dorsal aorta between the origin of seventh intersegmental artery and junction of right and left dorsal aorta, वो वाला पार्ट भी obliterate हो गया है. Now the main thing is, because the heart is developing and heart is shifting in the thoracic cavity, this will result in considerable elongation of brachiocephalic artery and carotid arteries. हार्ट नीचे नीचे जाता जाएगा, इसलिए कैरोटिड आर्टरीज की जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी. ऑल्सो सब ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की भी लेंथ इंक्रीज होगी. वन मोर थिंग आई विल टेल यू. देखो, इस डायग्राम में देखो. इस डायग्राम में ये वेगस नर्व दी हुई है. दिस इज राइट वेगस, दिस इज लेफ्ट वेगस, एंड इसी से ये जो निकल रहा है ब्रांच, दिस इज द रिकरेंट लैरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व. सो अगर तुम ध्यान से देखो, जो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व है वो सिक्स्थ एओर्टिक आर्च के नीचे से घूम के जा रही है. जो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व है वो सिक्स्थ एओर्टिक आर्च के नीचे से घूम के जा रही है. राइट साइड पे राइट पल्मोनरी आर्टरी बनी और उसका जो डिस्टल पार्ट था वो ऑब्लिटरेट हो गया. तो यहां पे अब खाली जगह है. दैट मीन्स ये जो लूप था, अब ये जो लूप है ये सिक्स्थ एओर्टिक आर्च वाली जगह पे नहीं रहेगा. अब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. इट विल बी हियर. देखो, that means on the right side, recurrent laryngeal artery loops around the subclavian artery, right subclavian artery. But on the left side, क्योंकि यहाँ पे डक्टस आर्टेरियोसिस का अभी जॉइंट है, तो यहीं से आर्टरी लूप करती है. एंड लेटर ऑन एज यू कैन सी, ये देखो, लिगामेंटम आर्टेरियोसम ये बन जाता है और इसके पीछे से ही ये लूप कर रही है. मतलब आर्च ऑफ एओर्टा के पीछे से ये लूप करके जाती है. तो ये जो है डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. और कैसे डेवलप हुआ ये भी हमने देख लिया. सो लेट्स मूव ऑन. मूव ऑन ही नहीं हो पा रहा है, गलत बात है. आगे चलते हैं, ध्यान दें.
और भी आर्टरीज हैं हमारे पास। वी हैव विटेलाइन आर्टरीज एंड अम्बिलिकल आर्टरीज। विटेलाइन आर्टरीज आर दी आर्टरीज जो योक सैक को सप्लाई कर रही थी, एंड इनिशियली ये पेयर्ड वेसल्स होती हैं। ठीक है, देर आर अ नंबर ऑफ पेयर्ड वेसल्स सप्लाइंग द योक सैक। फिर लेटर ऑन ये फ्यूज करती हैं और दो आर्टरीज बनाती हैं लास्ट में। एक बनती है सिलियक आर्टरी विच इज द आर्टरी ऑफ फोरगट, एंड एक बनती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी विच इज एन आर्टरी ऑफ मिडगट, एंड अम्बिलिकल आर्टरी बनती है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी विच इज द आर्टरी ऑफ हाइंडगट। So as you can see, vitelline artery and umbilical arteries, they are giving rise to the arteries of gut, foregut, midgut, hindgut. Done and dusted. Let us move forward. Now we have coronary arteries. तो मैं याद दिला दूं, जब हम हार्ट पढ़ रहे थे तब मैंने ये बताया था कि जब एपिकार्डियम बनता है, एपिकार्डियम के सेल्स से ही कोरोनरी आर्टरीज बनती हैं, एंड कोरोनरी आर्टरीज आर दी आर्टरीज जो हार्ट को सप्लाई करती हैं। So there are some epicardial cells which undergo epithelial to mesenchymal transformation. Then this mesenchyme will give rise to coronary arteries, the endothelial cells and smooth muscle cells of coronary arteries. फिर ये जो coronary arteries हैं, इनमें से कुछ इनग्रोथ होती है आर्च ऑफ एओर्टा में। यू नो दिस थिंग, असेंडिंग पार्ट ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा, यहीं से अराइज करती हैं कोरोनरी आर्टरीज। तो बेसिकली कोरोनरी आर्टरी अलग से बनी है, और फिर वो ऐसे इनग्रो करके आर्च ऑफ एओर्टा से जुड़ जाएगी, या फिर असेंडिंग पार्ट ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा से जुड़ जाएगी। गॉट इट? देखो यहाँ लिखा है कनेक्शन अकर्स बाय इन ग्रोथ ऑफ आर्टीरियल endothelial cells from the artery into the aorta, causing coronary artery to invade the aorta. If this makes sense now, can we move forward? चलें आगे. So now we have some clinical correlations. तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया था, डक्टस आर्टेरियोसस कनेक्शन था बिटवीन द राइट, नहीं, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड आर्च ऑफ एओर्टा। सो बाद में ऐसा होता है कि जो मसल सेल्स होते हैं डक्टस आर्टेरियोसस के, वो मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करके डक्टस आर्टेरियोसस को ऑब्लिटरेट कर देते हैं, एंड लेटर ऑन इट बिकम्स लिगामेंटम आर्टेरियोसम। बट सोचो अगर ये ना हो पाए तो क्या होगा? तो एक कनेक्शन बना रहेगा पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में, विच इज अ बैड थिंग। So this is known as patent ductus arteriosus, and it happens in 8 out of 10,000 births, and it happens especially in premature infants. Either it may be isolated abnormality, हो सकता है ये अकेले हो ये दिक्कत, हो सकता है ये प्रॉब्लम along with another problem present हो। Got it? Then we have the second disease or second condition, that is coarctation of aorta, and coarctation का मतलब है जो एओर्टा है ये यहां से ऑब्लिटरेट होने लगता है। देर इज अ वेरी स्मॉल कम्युनिकेशन, लाइक ट्यूब है, ब्लड इसमें से पास कर रहा है बट पूरे तरीके से नहीं कर पाएगा क्योंकि ये ऑब्लिटरेट हो गया या ये बहुत पतला हो गया है। एंड दिस coarctation might be after the ductus arteriosus or before the ductus arteriosus। तो इसको बोलते हैं प्री डक्टल टाइप ऑफ कोआर्क्टेशन, क्योंकि ये डक्ट से पहले ही हो गया है। एंड इसको बोलते हैं पोस्ट डक्टल टाइप ऑफ कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा, क्योंकि ये इस लिगामेंट के या इस डक्टस आर्टेरियोसस वाले पॉइंट के बाद हुआ है।
प्रॉब्लम वही रहेगी, ठीक से ब्लड लोअर लिम्ब तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यू कैन सी दीज थ्री ब्रांचेस विच सप्लाई द ब्लड टू हेड एंड आर्म्स, दे आर ऑल गुड। ये वाली आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होगी यहां। तो लोअर लिम्ब तक कम ब्लड पहुंचेगा, बट देर आर सम कोलेटरल सर्कुलेशंस दैट आर एस्टैब्लिश्ड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो वो कोलेटरल सर्कुलेशन से भी ब्लड लोअर लिम्ब तक या लोअर पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचता है। और कौन सी आर्टरीज हैं जो कोलेटरल सर्कुलेशन बनाने में हेल्प करती हैं? लार्ज इंटरकोस्टल आर्टरीज एंड इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज। फाइन, चलें आगे। तो इस प्रॉब्लम में, इस कंडीशन में, देर विल बी हाइपर टेंशन इन दी राइट आर्म but low blood pressure in legs because blood is not reaching the legs. Then we have abnormal origin of right subclavian artery. तो ये कैसे होगा? हमें पता है राइट सबक्लेवियन आर्टरी कैसे बन रही थी। देखो, राइट सबक्लेवियन आर्टरी यहां से बन रही थी फोर्थ आर्च ऑफ एओर्टा से, बट द प्रॉब्लम इज, मान लो वो ऑब्लिटरेट हो गई एबनॉर्मली। सो नाउ दी subclavian artery will arise from the dorsal aorta with the help of seventh segmental intersegmental artery। तो अब ये बनेगी राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम। अदर देन दैट, कैन यू सी द राइट सबक्लेवियन आर्टरी arising after left subclavian artery, and then it has to loop around the esophagus and trachea? Got it? सो क्योंकि ये इसोफेगस और ट्रैकिया के अराउंड लूप करती है, तो वैसे इट डज नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम इन swallowing और ब्रीदिंग। गॉट इट? इज इट गुड? Then we have double aortic arch, a condition known as double aortic arch, in which two, the left side and right side, fourth aortic arch, both becomes aortic arch, but when they fuse together, they form a ring, a vascular ring around the trachea and esophagus. अब ध्यान से देखो, ये दो ब्लड वेसल्स एक साथ ऐसे जा रही हैं और बीच में इसके ट्रैकिया और इसोफेगस है। तो अब प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि बिल्कुल दब जाएगा इसोफेगस एंड ट्रैकिया। गॉट इट? डन? ओके, देन वी हैव डबल एओर्टिक आर्च हो गया, एंड देन वी हैव इंटरप्टेड एओर्टिक आर्च, जिसमें ऐसा होता है, एज यू कैन सी, दिस वाज द एओर्टा। इसमें से राइट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड तो निकली, लेकिन बाकी की आर्च ऑफ एओर्टा इसके साथ जुड़ी हुई नहीं। सो व्हाट हैपेंड इज, ये जो पल्मोनरी आर्टरी थी, इसने आर्च ऑफ एओर्टा की जगह ले ली है, एंड ये वाला ब्लड अब इसमें सर्कुलेट करेगा। इसी से लेफ्ट सबक्लेवियन, राइट सबक्लेवियन निकल रही है, तुम देख सकते हो। सो दिस इज ऑब्लिटरेशन ऑफ aorta, interrupted aortic arch. Also you can see in the other diagram, इसमें भी सेम चीज हुई है। ठीक है, वो बेसिकली इसी का पहले वाला डायग्राम है, मतलब ये दिखा रहा है कैसे हुआ है। तो जैसे कि तुम देख सकते हो, ये फोर्थ एओर्टिक आर्च ऑन बोथ द साइड्स, इट इज गॉन, इट इज ऑब्लिटरेटेड। सो यहाँ से जो एओर्टिक सैक है, उससे ये कॉमन कैरोटिड वगैरह तो बन गई, लेकिन सबक्लेवियन वगैरह और आर्च ऑफ एओर्टा ये सब नहीं बना। सो दैट विल बी फॉर्म्ड बाय द पल्मोनरी आर्टरी। गॉट इट? सो दिस वाज अबाउट आर्टीरियल सिस्टम। लेट अस मूव ऑन टू वीनस सिस्टम। सो वेन्स कैसे डेवलप होती हैं? Again, in fifth week of intrauterine life, three major veins are present.
ध्यान से सुनना, ये तीन वेन्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं जब हम हार्ट डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। सो अब हम थोड़ी और बात करेंगे। So in fifth week of intrauterine life, three major veins are present. One is vitelline vein, also known as omphallomesenteric vein. जो विटेलाइन वेन होती है वो योक सैक से ब्लड ड्रेन करके वीनस साइनस विनोसस तक लाती है। तुम्हें याद होना चाहिए साइनस विनोसस वाज द पार्ट ऑफ हार्ट ट्यूब, जिसके दो हॉर्न्स थे, राइट हॉर्न लेफ्ट हॉर्न, और इधर ही आके ये सारी वेन्स ड्रेन कर रही थी। Three on this side, three on this side. So vitelline vein is draining the yolk sac. Umbilical vein is bringing the blood, the oxygenated blood through chorionic villi, and it is the blood for embryo. And lastly, the cardinal veins. These veins drain the body of embryo proper. The whole embryo is drained by cardinal veins, and these cardinal veins are present as anterior and posterior cardinal veins. अच्छा डायग्राम ये रहा। anterior cardinal vein drains the upper body, head and neck, and posterior cardinal vein drains the remaining part of the body, and it becomes the common cardinal vein, and it drains in the sinus venosus. ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। what happens is initially there is this vitelline vein. ये है vitelline vein, on one on right side, one on left side. Both the vitelline veins, they form a plexus around the duodenum. Then they pass through septum transversum and they reach the sinus venosus. This is sinus venosus. Fine. देन व्हाट हैपेंस इज जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है उससे लिवर बड्स बनने लगते हैं एंड लिवर डेवलप करने लगता है। सो देयर इज अ लाइक एक बीच में कुछ क्या बीच में uh, एक चीज आ गई है दैट इज लिवर, तो वो उसके लिए एक बैरियर की तरह काम करेगी। और ये वेन जो जा रही थी सीधी सीधी, अब इसमें से इसको जाना पड़ेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस बैरियर, अब वेन का जो रास्ता है थोड़ा रुक गया है, तो वेन कह रही है कि ठीक है फिर मैं यहाँ पे साइनसोइड्स बना लेती हूँ। ठीक है, पहले सीधी सीधी जा रही थी साइनस विनोसस में, बट बाद में क्या हुआ, लिवर डेवलप हो गया सेप्टम ट्रांसवर्सम से, और ये जो वेन्स थी विटलाइन वेन्स, दिस वन एंड दिस वन, जो डिओडनम के पास प्लेक्सस बनाती हैं, फिर यहाँ पे इनके रास्ते में एक बैरियर आ गया। सो दिस दे स्टार्टेड फॉर्मिंग दिस नेटवर्क, venous network. These are the sinusoids, and then they go and drain in sinus venosus. So now this thing is known as hepatocardiac channel. अब इसको क्या बोलने लगे, हिपैटोकार्डियक चैनल बोलने लगे। ओके, नाउ यू ऑलरेडी नो कि सारा जो ये ब्लड है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ चैनल होने वाला है। वाई? बिकॉज लेफ्ट साइड की वेन्स ऑब्लिटरेट होती जाएंगी धीरे धीरे। फाइन। सो क्या होगा, जो ये लेफ्ट साइड वाली वेन थी, दिस विटेलाइन वेन, दिस विल ऑब्लिटरेट एंड सिर्फ राइट साइड वाला पार्ट ही बचेगा, एंड इट विल बिकम पोर्टल वेन। इफ यू कैन सी, देख रहे हो, सिर्फ राइट साइड वाली वेन बची है। बाय द वे, दिस राइट साइड वाली वेन विल बिकम सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, एंड व्हेन सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन they come together, they form portal vein. ठीक है, तो प्लीज ये ध्यान से सुनना, लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है वो गया, टाटा। सो जो राइट साइड वाला पार्ट बचा है दैट बिकम्स द पोर्टल वेन। ऑल्सो this part becomes superior mesenteric vein and then it drains into the portal vein. This is the hepatic sinusoids. Then this is hepatocardiac channel. And अब ये भी ध्यान रखना, लेफ्ट साइड वाला चैनल तो गया, नाउ वी आर लेफ्ट विथ राइट हिपैटो कार्डियक चैनल ओनली।
लेफ्ट वन विल ऑब्लिटरेट। ठीक है, चले आगे। विटलाइन वेन का पूरा फेट समझ में आया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अम्बलाइकल वेन्स। सो देखो ये है अम्बलाइकल वेन्स जो डायरेक्टली जाके साइनस विनोसस में ड्रेन कर रही हैं, ऑल्सो बीच में हेपेटिक साइनसोइड से भी मिल रही हैं। सो दीज आर दी अम्बलाइकल वेन्स ऑन बोथ द साइड्स जो लिवर के साइड से पास होके साइनस विनोसस तक पहुंचती हैं, बट दे हैव अ कम्युनिकेशन विद हेपेटिक साइनसोइड्स। इज इट गुड? Later on, what will happen? Both of these will obliterate, as you can see. लेफ्ट वाली तो पूरी ही सॉरी, राइट वाली पूरी ऑब्लिटरेट होगी। हाँ, proximal part of both the umbilical veins and right umbilical vein disappear, पूरी राइट वाली पूरी disappear हो जाएगी। as you can see the right one is gone completely, only the left one is left। wow, यही यही लिखा है बुक में, बाय द वे ये एक निमोनिक है। ओनली द लेफ्ट वेन इज लेफ्ट, लेफ्ट अम्बलाइकल वेन इज लेफ्ट। सो द लेफ्ट अम्बलाइकल वेन इज लेफ्ट विच इज गोइंग थ्रू द लिवर, बट ये क्या करती है, एक डायरेक्ट कनेक्शन बना लेती है साइनस विनोसस के साथ, एंड दिस डायरेक्ट कनेक्शन इज नोन एज डक्टस विनोसस। क्या बोलते हैं इसको? डक्टस विनोसस बोलते हैं। तो यहां से देखो क्या लिखा है, the umbilical vein, left umbilical vein carry blood from placenta to liver. When placental circulation increases, a duct, a communication, a direct communication between left umbilical vein and right hepatocardiac channel is formed. This is known as ductus venosus. This is formed to bypass the hepatic sinusoids. मतलब यहाँ पे ब्लड को रुकने की जरूरत नहीं है, ब्लड यहां से डायरेक्टली पास करके जा सकता है, लिवर को बाईपास कर दिया जाएगा। फाइन। देन आफ्टर बर्थ लेफ्ट अम्बलाइकल वेन ऑब्लिटरेट हो जाती है लिगामेंटम टीरिस बनाने के लिए, एंड डक्टस विनोसस विल बिकम लिगामेंटम विनोसस विनोसम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज डक्टस विनोसस लिगामेंटम विनोसम। इज इट क्लियर? So we already discussed about umbilical vein and vitelline vein। क्या हमें इतनी बातें समझ में आती हैं? क्योंकि अब और भी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है। So now we are going to talk about cardinal veins। As I already told you, cardinal veins, we have two. We have anterior cardinal vein, posterior cardinal vein। Anterior cardinal vein cephalic part of the embryo को ड्रेन करता है, और बाकी के बचे एम्ब्रियो को posterior cardinal vein ड्रेन करती है। They both join together to form the common cardinal vein that drains into the sinus venosus। Fine. The horns of sinus venosus, the right horn, left horn of sinus venosus। चले आगे। आर यू रेडी? सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, देखो ये जो ब्लैक में दिखाया है हमारे पास एंटीरियर कार्डिनल वेन, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, कॉमन कार्डिनल वेन। सो मेन चीज अब क्या है, अब इनके अलावा और भी वेन्स डेवलप होने वाली हैं। सो दोज वेन्स आर सुप्रा कार्डिनल वेन्स, that will, these two supracardinal veins will drain the body wall through intercostal veins। Then we have subcardinal vein that is going to drain blood from kidneys, and lastly we have sacrocardinal veins that will drain the blood from lower limb, the lower extremities or lower limb। Now as you can see, what will happen?
all the blood will be channeled from the left side to the right side. तो सबसे पहले हर जगह कम्युनिकेशन बनेगी इन आर्टरीज के बीच में। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे कार्डिनल, एंटीरियर कार्डिनल वेन की बात करें तो सबसे पहले बनती है कम्युनिकेशन और एनास्टमोसिस बिटवीन एंटीरियर कार्डिनल वेन्स। तो इसकी वजह से जो लेफ्ट साइड वाला चैनल है वो वैसे भी ऑब्लिटरेट होने वाला है, तो ऐसे सारा जो ब्लड है वो राइट साइड की तरफ चैनल हो जाएगा। सो दिस थिंग विल फॉर्म लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। देखो, ये बनने वाला है लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। इज इट गुड? चलें आगे। नेक्स्ट, ये जो सब कार्डिनल वेन्स हैं जो किडनी से ब्लड ड्रेन कर रही हैं, इनके बीच में भी कम्युनिकेशन बनेगा। सो देयर विल बी दिस एनास्टमोसिस बिटवीन सब कार्डिनल वेन। जो लेफ्ट साइड वाली वेन है वो पूरी ऑब्लिटरेट हो जाएगी। बाय द वे, एज यू कैन सी, जो ये लेफ्ट सब, जो भी सब कार्डिनल वेन्स हैं, इनसे गोनाडल वेन्स भी बनती हैं। लेफ्ट साइड पे लेफ्ट स्पर्मेटिक वेन और राइट साइड पे राइट स्पर्मेटिक वेन। जो राइट स्पर्मेटिक वेन है वो डायरेक्टली सब कार्डिनल वेन में ही ड्रेन हो रही है, बट जो लेफ्ट वाली है वो रीनल वेन में ड्रेन करती है। सो व्हाट इज दिस रीनल वेन? मैं फिर से बता दूं, ये दो वेन्स थी अपने पास। लेफ्ट साइड वाली ऑब्लिटरेट करने लग गई, फिर इनके बीच में ये एनास्टमोसिस बन गया, ताकि सारा लेफ्ट साइड वाला ब्रेन राइट ब्लड लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ चैनल हो जाए। तो ये जो एनास्टमोसिस बना है ये बनेगा लेफ्ट रीनल वेन। तो इससे बना लेफ्ट रीनल वेन, राइट साइड पे है राइट रीनल वेन। और ये जो राइट सब कार्डिनल वेन है ये बन जाएगी मेन वेन। So this will become the renal segment of the inferior vena cava, because this is becoming inferior vena cava. ठीक है? ये जो सब कार्डिनल वेन है ये हिपैटिक सेगमेंट ऑफ आईवीसी से जुड़ जाएगी। मैं फिर याद दिला दूं, जो हिपैटिक पोर्शन है इंफीरियर वीना केवा का वो यहाँ पे है, जो लीवर के अंदर जाएगा। फाइन? इज इट गुड? ओके, ठीक है। लास्ट बची सैक्रोकार्डिनल वेन। नहीं, अभी ये भी बची है। सो देन वी हैव सैक्रोकार्डिनल वेन जो लोअर लिम्ब से ब्लड ड्रेन कर रही थी। अब इनके बीच में भी एनास्टमोसिस बना, तो जो लेफ्ट साइड वाली है ये तो ऑब्लिटरेट कर जाएगी। तो ये जो एनास्टमोसिस बना है ये इससे बनेगा लेफ्ट कॉमन इलियक वेन। क्या बनेगा इससे? लेफ्ट कॉमन इलियक वेन। जो राइट वाली है वो तो पूरी है ही, उससे बनेगा राइट कॉमन इलियक और सैक्रो कार्डिनल सेगमेंट ऑफ आईवीसी, इंफीरियर वीना केवा। तुम चीजें देख रहे हो? सारा ब्लड लेफ्ट से राइट की तरफ चैनल होने वाला है। सबसे पहले ये एनास्टोमोसिस बना, दिस विल बिकम लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, देन दिस विल बिकम लेफ्ट रीनल वेन, देन दिस विल बिकम लेफ्ट कॉमन इलियक वेन। ठीक है? लास्टली वी आर लेफ्ट विद दिस कम्युनिकेशन। तो यहां पे भी लेफ्ट साइड में ऑब्लिटरेशन होने वाला है, बट नॉट कंप्लीटली, बट दिस वन इज द कम्युनिकेशन बिटवीन एजाइगस वेन एंड हेमी एजाइगस वेन। कैन यू सी दैट? तो यहाँ पे ये जो सुप्रा कार्डिनल वेन है, later on it will develop into azygous vein, and on the other side this will develop into hemiazygous vein. What do you think? कुछ समझे? क्योंकि ये सब लिखा है, देखो। एनास्टोमोसिस बिटवीन एंटीरियर कार्डिनल वेन बनेगा लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन,
then terminal portion of left posterior cardinal vein. Oh, okay. Here, as you can see, the left posterior cardinal vein, हाँ, posterior cardinal vein तो पूरी तरीके से ही पूरी obliterate हो गई है दोनों साइड पे, but on the left side a part of posterior cardinal vein is still remaining, and this is becoming left superior intercostal vein. Like जो left superior intercostal vein है वो directly left brachiocephalic trunk में drain कर रही है, if you can see. So this, the terminal part of left posterior cardinal vein enter into left superior intercostal vein, like it becomes left superior intercostal vein and it directly enters into left brachiocephalic vein. Fine. Then the right common cardinal vein and proximal portion of right anterior cardinal vein is forming the SVC, superior vena cava. This portion is forming the superior vena cava. बाकी सब obliterate हो गया है, ये left brachiocephalic vein बन गई है, ठीक है. एंड दिस पार्ट जो कि एंटीरियर कार्डिनल वेन था ऑन द लेफ्ट साइड, इट इज बिकमिंग लेफ्ट इंटरनल जगुलर वेन. ठीक है, चलें आगे. देन इंटरनल जगुलर तो ठीक है, एक्सटर्नल जगुलर वेन कैसे बनती है? बिकॉज एक्सटर्नल जगुलर वेन इज ड्रेनिंग द हेड एंड नेक वाला पार्ट, तो यहाँ पे जो वीनस प्लेक्सस होता है हेड और फेस वाले रीजन में, वो वीनस प्लेक्सस फिर आगे जाके एक्सटर्नल जगुलर वेन बनाता है. इज इट गुड? देन एनास्टोमोसिस बिटवीन सब कार्डिनल वेन बन गई लेफ्ट रीनल वेन, लेकिन वो गोनाडल वेन्स का ध्यान रखना. देन एनास्टोमोसिस बिटवीन सैक्रोकार्डिनल वेन बन गया लेफ्ट कॉमन इलियाक वेन. राइट सैक्रो कार्डिनल वेन बन जाएगा पूरा सैक्रो कार्डिनल सेगमेंट ऑफ आईवीसी, और फिर ये सुप्रा कार्डिनल वेन एजाइगस और हेमी एजाइगस बन गई थी. इज इट क्लियर? इज इट डन? कैन वी मूव फॉरवर्ड? Because now we have to discuss the clinical correlation of venous system defects. So सबसे पहले है डबल इंफीरियर वीना केवा. अब डबल इंफीरियर वीना केवा कैसे बन जाएगी भाई? अगर दोनों ही ये सैक्रोकार्डिनल सेगमेंट्स, सैक्रोकार्डिनल दोनों ही परसिस्ट कर जाएं तो बनती हैं दो इंफीरियर वीना केवा. ठीक है, ये सब कार्डिनल सेगमेंट थी, ये सैक्रोकार्डिनल थी. तो प्लीज ध्यान रखें, सैक्रोकार्डिनल अगर दोनों परसिस्ट कर जाएं, दोनों ही रह जाएं, कुछ भी ऑब्लिटरेट ना करे, तो बनेंगी दो इंफीरियर वीना केवा. ठीक है, तो ऐसे हो सकता है. देन वी हैव एब्सेंस ऑफ इंफीरियर वीना केवा. हो सकता है इंफीरियर वीना केवा हो ही ना. तो जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो, हुआ क्या कि जो ये वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा वाला जो सेगमेंट था, ये हिपैटिक सेगमेंट से जुड़ा ही नहीं, क्योंकि पहले ये हिपैटिक सेगमेंट से जुड़ता तब ये इंफीरियर वीना केवा होता, बट ऐसा हुआ ही नहीं. तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो पार्ट था इंफीरियर वीना केवा का, ये एजाइगस वेन के थ्रू ही जाके सुपीरियर वीना केवा में ड्रेन कर रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, इंफीरियर वीना केवा बनी ही नहीं. ठीक है. देन लेफ्ट सुपीरियर वीना केवा इज कॉज्ड बाय, देखो सुपीरियर वीना केवा राइट साइड पे होती है, बट ये कह रहे हैं लेफ्ट साइड पे हो जाए. अगर कैसे होगी लेफ्ट साइड पे? जैसे राइट साइड पे इसलिए थी क्योंकि लेफ्ट वाली जो वेन्स थी वो सारी ऑब्लिटरेट हो रही थी, बट अगर इसका उल्टा हो जाए तो वो लेफ्ट साइड पे चली जाएगी. सिंपल. देख रहे हो? तो ये पोस्टीरियर व्यू है, इफ यू कैन सी. तो यहाँ पे जो सुपीरियर वीना केवा है वो राइट साइड की जगह ऐसे लेफ्ट साइड से घूम के आ रही है. And also there can be persistence of two
superior vena cava, or you can say a double superior vena cava. Again, obviously दो कैसे बनेंगी, जब दोनों ही साइड पे कोई ऑब्लिटरेशन ना हो, सुपीरियरली, तो बनेंगी दो सुपीरियर वीना केवा. इज इट गुड? कैन वी मूव फर्दर? Because now we have to discuss the fetal circulation and then adult circulation. तुम्हें पता ही है. तो फीटल सर्कुलेशन कैसे डिफरेंट है एडल्ट सर्कुलेशन से, आई विल टेल यू. देखो ध्यान से, ये अम्बिलाइकल वेन है. मैं याद दिला दूं, अम्बिलाइकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अम्बिलाइकल आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और आर्टरी वापस मदर में जाती है along with the waste materials, and जो आ रही है मदर से, that is umbilical vein. So look at this carefully. यहाँ umbilical vein से जो ब्लड आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, it is moving through ductus venosus bypassing the sinusoids of liver, क्योंकि अभी लीवर के साइनसोइड्स में ब्लड भेजने की कोई जरूरत नहीं है. So we have ductus venosus, यहां से ब्लड पास किया. Then it came to inferior vena cava. Now this inferior vena cava से जो ब्लड आ रहा है, it will enter the right atrium. But the main point is कि जो ये ब्लड आ रहा है, ये प्रेशर से आ रहा है, and because of this pressure it will pass directly through foramen ovale and it will directly reach the left atrium. Then it will go into right atrium, and then it will be circulated through the aorta into the whole body of the embryo. The main thing is, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है एम्ब्रियो का, ठीक है. तो राइट एट्रियम में एक्चुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट बिकॉज ऑफ प्रेशर यहां से जो ब्लड आ रहा है वो डायरेक्टली फोरामेन ओवेल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया. अब कोई बोले कि क्या यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है मिक्सिंग, किसी ने मना नहीं किया, मिक्सिंग हो रही है. तो ब्लड की जो है डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड के साथ मिल रहा है, लेकिन द पॉइंट इज कि मान लो चलो 20% मिक्सिंग हो गई, लेकिन फिर भी 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे ही ट्रेवल करेगा, एंड फिर एओर्टा से होता हुआ पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करके वापस मदर में चला जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, क्योंकि ये अब डीऑक्सीजनेटेड होने वाला है. इसने तो सब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया ना बेबी को. गॉट इट? तो मेन चीज क्या है पता है? मेन चीज ये है, जो भी यहाँ से ये आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये भी अल्टीमेटली इट विल बी मिक्स्ड विद दिस एओर्टिक ब्लड. क्यों? क्योंकि ductus ductus arteriosus, a communication between the pulmonary artery and the arch of aorta. तो ये मिलेगा, यहाँ पे भी मिक्सिंग होगा, बट ये जो ब्लड है डायरेक्टली ये जाएगा बॉडी पार्ट्स तक बेबी के, फिर ये मदर में चला जाएगा, एंड लेटर ऑन दीज थिंग्स आर चेंज्ड. क्या क्या चेंज होगा? ये ऑब्लिटरेट हो जाएगा, फोरामेन ओवेल बंद हो जाएगा, ये डक्टस विनोसस ये भी बंद हो जाएगा, अम्बिलाइकल वेन चली जाएगी, अम्बिलाइकल आर्टरी भी चली जाएगी. सो व्हाट आर द चेंजेस एट बर्थ? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लोजर ऑफ अम्बिलाइकल आर्टरी. The distal part of umbilical artery forms medial umbilical ligament, and proximal part of umbilical artery remains, it still remains, it becomes superior vesical artery. Vesicle means urinary bladder. That means now it will be supplying the urinary bladder. Then closure of umbilical vein and ductus venosus. So umbilical vein will become ligamentum teres hepatis, and ductus venosus will become ligamentum venosum.
Then ductus arteriosus also closes and becomes ligamentum arteriosum. And this thing is mediated by bradykinin, which is released from lungs. Then closure of foramen ovale also takes place because the pressure in left atrium increases and it will close the foramen ovale, if you can see. Fine. Now everything is done. Thank you. But we are still left with lymphatic system, which is a very small thing. I'll tell you about it. So lymphatic system, it develops later than cardiovascular system. It starts developing at the fifth week of gestation. Lymphatic vessels arise as sacs. So there are some sac-like outgrowths from the veins. There are some sac-like outgrowths from the endothelium of veins, and these outgrowths will communicate with each other later on, and this will become the lymphatic channel. So सबसे पहले बनते हैं 6 प्राइमरी lymphatic sacs. वेन्स में से निकल रहे हैं, ये ध्यान रखना. तो दो होते हैं जगलर एट द जंक्शन ऑफ सबक्लेवियन एंड एंटीरियर कार्डिनल वेन. दो इलियक lymph sacs at the junction of iliac and posterior cardinal vein. One retroperitoneal near the root of mesentery, and one cisterna chyli, which is a very important part of thoracic duct. Then the numerous channels. See, this is what happens. ऐसे जो 6 sacs थी, they become connected to each other. तो ऐसे एक राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और बीच में पूरा ये नेटवर्क वेटवर्क बनता है. ऐसे बनते हैं lymphatic channels. Then later on, 2 longitudinal lymph channels are formed, and वो बीच बीच में कहीं कहीं से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. Then later on बनती है thoracic duct, which is formed by distal portion of right thoracic duct. ये right है, ये left है. Distal portion of right thoracic duct. Then anastomosis between the right and left. Then cranial portion of left lymphatic duct. तो ऐसे बनती है thoracic duct. और बाकी के बचे यहाँ राइट वाले पार्ट से बनती है राइट lymphatic duct. Right lymphatic duct derived from cranial portion of right thoracic duct. Fine. Lastly, there is this transcription factor known as PROX1. ये क्या करता है? ये लिम्फेटिक वेसल बनाने वाले जीन्स को अप रेगुलेट करता है और ब्लड वेसल बनाने वाले जीन्स को डाउन रेगुलेट करता है, ताकि ब्लड वेसल्स ना बने, लिम्फेटिक वेसल्स बने. ठीक है? इज इट गुड? Ultimately, we are done with everything from this chapter known as गंदा chapter, heart development. ठीक है? So we are done with it. We will meet again in another lecture with another topic. Till then, bye bye. Take care. Tata.